welcome to my channel Entrance Hacks. So this video will continue from part 1 and here I will be solving rest of the LR problems from SBI PO Mains 2019. Okay, next set जो है stacking का question है which is similar to sitting arrangement you can say, और इसमें कुछ fruits हैं जो कुछ boxes में रखे हुए हैं. तो we'll read the question and we'll solve it. So 10 boxes हैं which are arranged in a stack from top to bottom. One is at the bottom, top is at 10. Boxes which are at even number position contains different fruits. So there are 5 fruits, apple, pear, orange, lychee and kiwi, जो even position पे ही हैं. Okay, तो how do we start this question? We'll start by making a stack of 10 और उसमें भी हम दो ऑप्शन रख लेते हैं as usual. तो इस पोजीशन पे there is a fruit, this is second position. इस पोजीशन पे is a fruit, इधर फ्रूट है, इधर फ्रूट है एंड टॉप पर एक फ्रूट है. अगेन एक ऑप्शन हम इसका और मिलते हैं. Okay, now two boxes are kept between the box which contains orange and box A. ठीक है, ये एक स्टेटमेंट हो गया. ऑरेंज और बॉक्स ए के बीच में there are two boxes. The box which contains orange is kept at either 8th or 10th position in the stack. तो ऑरेंज या तो 8th पर है या फिर 10th पर है. This is 8th position, ये है 10th position. Now we will come to the statement कि ऑरेंज और बॉक्स ए के बीच में दो बॉक्सेस हैं. दो बॉक्सेस हैं तो ए इस वाले केस में इधर आ गया एंड इस वाले केस में ए इधर आ गया. राइट. नाउ बॉक्स आर इज केप्ट above box P but below box S. तो इसको अभी हम पोजीशन फिक्स नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम अभी साइड में लिख देते हैं कि S के नीचे कहीं R है और R के नीचे कहीं P है. Total number of boxes which contain fruits below and above the box which contains kiwi is the same. यानी कीवी के ऊपर भी दो फ्रूट है, कीवी के नीचे भी दो फ्रूट है. तो कीवी जो है हमारी सेंटर वाली पोजीशन में रहेगी यहाँ पे, क्योंकि 5 ही फ्रूट है. कीवी के ऊपर दो होंगे, कीवी के नीचे दो होंगे. Box A is above box T but not immediately above. यानी कि A के कहीं नीचे T होगा. Number of boxes kept between box A and box T is same as the number of boxes kept in between box T and box T. ठीक है, तो अगर A और T के बीच में A और T एक दूसरे के जस्ट ऊपर नहीं है, A is not immediately above T, तो A और T के बीच में या तो 1 बॉक्स होगा, तो T और D के बीच में 1 होगा. 2 होते हैं तो 2 होगा, 3 होते हैं तो 3 होगा. सिमिलरली सो एंड सो ऑन. तो इस वाले फर्स्ट केस में देखते हैं. तो T यहाँ नहीं हो सकता. T अगर सपोज यहाँ है तो D हमारा लास्ट पोजीशन पे आ गया, तो इसमें हमारे को सिर्फ एक ही ऑप्शन मिल रहा है. नेक्स्ट में T अगर हमारा यहाँ हो गया तो D हमारा एक छोड़कर यहाँ हो जाएगा. ठीक है, सिमिलरली दिस को हम D1 कर देते हैं. लेकिन अगर T यहाँ पर होता है हमारा, T2 कर देते हैं इसको, दो पोजीशन छोड़ के, तो दो पोजीशन छोड़ के D2 भी हमारा लास्ट पोजीशन पे पहुंच जाता है. ओके,
Now coming to next statement, the box which contains pear is kept above the box which contains lychee. तो pear लीची के ऊपर होगा. Okay. Box C is kept immediately above box Q. C and Q इस तरह से immediately above होगा. Only 3 boxes are kept between box E and box D. E और D के बीच में सिर्फ 3 बॉक्सेस हैं. तो पहले वाले केस में देख लेते हैं. 1 2 3. तो E हमारा यहाँ होना चाहिए था, बट ये पोजीशन ऑलरेडी A ने ले रखी है, तो यहाँ पे E नहीं हो सकता. तो दिस ऑप्शन इज क्रॉस्ड आउट. ओके, नेक्स्ट में जाते हैं. ओनली 3 बॉक्सेस आर kept between box E and box D. तो E और D के बीच में 1 2 3. सिमिलरली E1 अगर हम यहाँ रखते हैं तो दैट इज नॉट पॉसिबल कि यहाँ पे A बैठा है. तो यानी कि D की जो हमने पोजीशन यहाँ फिक्स करी थी और D की यहाँ फिक्स करी थी, दैट इज रॉन्ग. इसको हम कट कर सकते हैं. तो D यहाँ है, तो 1 2 3 यहाँ पर हमारा E हो गया, E यहाँ हो गया, D इधर हो गया, D लास्ट में हो गया. Where box E is kept above box D, this statement is redundant, not required. कई बार हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि विच स्टेटमेंट इज रिडंडेंट, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस स्टेटमेंट इज रिडंडेंट, क्योंकि ऑलरेडी हमारे को पता चल गया कि ई डी के ऊपर ही बैठा है उससे पहली स्टेटमेंट से. बॉक्स डी डज नॉट कंटेन कीवी. अगेन दिस स्टेटमेंट इज रिडंडेंट, क्योंकि डी वाली पोजीशन पे जो कि फर्स्ट पोजीशन है उस पे कोई फ्रूट नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रूट्स हमारे सिर्फ इवन प्लेसेस पर हैं. तो these two statements are redundant. The box which contains apple is kept below box D, but not immediately below. Okay, तो एप्पल वाला बॉक्स जो है वो टी के नीचे है. टी हमारा यहाँ है, एप्पल वाला बॉक्स टी के नीचे सिर्फ यहाँ ही बनता है. तो एप्पल इज हियर. एप्पल हमारे को मिल गया, कीवी हमारे को मिल गया, ऑरेंज हमारे को मिल गया. हमारे पास होता है पेयर के नीचे लीची है, तो पेयर हमारा यहाँ होना चाहिए और उसके नीचे लीची. टी वाली जो पोजीशन है दिस इज लीची. फ्रूट्स की पोजीशन तो हमारे को मिल गई. अभी हमारे को बाकी के बॉक्सेस को अरेंज करना है. नीदर बॉक्स आर नॉर बॉक्स क्यू कंटेन्स पेयर. तो आर और क्यू में वो नहीं हो सकता पेयर. ओके, अभी हम देख लेते हैं इसको भी. सी क्यू. ओके, उसके नेक्स्ट स्टेटमेंट है बॉक्स बी कंटेन्स एप्पल. तो बी को भी हम लगा देते हैं इधर. The box which contains orange is not kept immediately above box E. This statement is also again redundant, not required. Okay, और R and Q में no pair. ठीक है, अब हमारे पास 3 चीजें बचती हैं, this, this and this. तो सबसे पहले हम CQ लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक साथ हैं. तो CQ would be orange and this और C and Q. बट दो पोजीशन हमारी यहीं दो बन रही है, this और this. रेस्ट में एक खाली है, इधर भी सिर्फ एक खाली है. तो Q में पेयर नहीं है हमारा, तो C हमारा यहाँ होगा एंड Q हमारा इधर होगा. नेक्स्ट इज S, R और P को ऐसे ऑर्डर में अरेंज करना है. 3 ही पोजीशन में बची है. S इधर आ गया, R इधर आ गया एंड P हमारा इधर आ गया. तो ये हमारे पास पोजीशन बन गई है. C Q S A R E T P B N D. B में एप्पल, T में लीची, R में कीवी, S में पेयर एंड C में ऑरेंज. इसके बेसिस पे हम आगे के 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं.
First question है, how many boxes are kept between box C and the box which is kept at fourth from the bottom. Fourth from the bottom is T और C टॉप में है, तो इन दोनों के बीच में 5 है हमारे पास boxes. तो this answer will be more than 4. Which fruit is contained by T? It is lychee. What is the position of box S from the top? It is third here. Which of the following can be said for the box R? Box R contains kiwi, that is true. Box R is kept immediately above E, that is also true. Box R is kept exactly between box A and T, that is not true. It is not exactly between box A and T, so this is false. So answer is 1 and 2 only. Coming to next set of questions. This is multiple row question जिसमें 3 parallel rows हैं और 9 people are sitting, तो 3 in each row and they speak different languages. तो 6 languages हमारे को given है जो ये 9 लोग बोलते हैं. So we'll come to the question. उससे पहले we'll see which is a not. तो not for convenience we always take as the top of the paper and place accordingly other direction. So I, D and G are standing in 3 different rows and they all speak a different language. So before going to our statement, let's first make 3 rows with 3 people each. First row जो first statement कहता है I, D and G are standing in 3 different rows and they all speak a different language. तो this statement को अभी हम use नहीं कर सकते. Next statement पे आते हैं, one who speaks Gujarati is immediate left of the one who speaks Marathi in row 1. तो रो 1 में गुजराती एंड मराठी की 2 पोजिशन होते हैं, गुजराती एंड मराठी इधर या फिर गुजराती एंड मराठी इधर. तो हम इसको अकॉर्डिंगली लिख लेते हैं, गुजराती 1, मराठी 1 और दूसरी पोजिशन ये हो सकती है गुजराती 2 एंड मराठी 2. ठीक है. नेक्स्ट स्टेटमेंट में आते हैं, देयर 3 स्टूडेंट्स हु कैन स्पीक इंग्लिश एंड ऑल आर स्टैंडिंग इन डिफरेंट रोज. ओके, तो इस वाली फर्स्ट रो जो है हमारी, इसमें जो इंग्लिश बोलता होगा वो या तो यहाँ बैठेगा फर्स्ट केस में, या इंग्लिश जो बोलता है वो यहाँ बैठेगा सेकंड केस में. नेक्स्ट स्टेटमेंट में आते हैं, एच इज स्टैंडिंग इन रो 1 एंड स्पीक्स इंग्लिश. तो यानी कि ये जो रो 1 में एंड ही इज एट द राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड पे है, तो ये पहला वाला केस हो गया. एच इज आर दिस पर्सन जो इंग्लिश बोलता है, तो इस वाले केस को हम कट कर सकते हैं. तो एच यहाँ है जो इंग्लिश बोलता है. नाउ जी स्पीक्स neither Hindi nor English and speaks only that language which is not spoken by any other student. तो इस स्टेटमेंट पे भी हम बाद में आते हैं. One who speaks Tamil is in row 2 and is diagonally opposite to the one who speaks Hindi and Telugu in row 3. तो रो 2 में एक तमिल बोल रहा है बंदा, लेकिन वो 2 जनों के डायगनली ऑपोजिट है रो 3 के, यानी कि रो 2 में उसको सेंटर में बैठना होगा तभी 2 के वो डायगनली ऑपोजिट हो सकता है. तो तमिल पर्सन वुड बी इन सेंटर here and हिंदी एंड तेलुगु इन रो 3. तो इसमें हिंदी और तेलुगु के 2 केस बन जाते हैं, हिंदी 1, तेलुगु 1 और जो बचा तीसरा इंग्लिश 1, या फिर तेलुगु 2, इंग्लिश तो यही रहेगा, हिंदी 2. 2 पोजीशन इसमें, 2 ऑप्शन हमारे बन गए हैं तेलुगु और हिंदी के लिए. Now coming to statement 7, one who speaks Telugu in row 2 is parallel to the student who speaks Gujarati in row 1. Okay, तो तेलुगु वाला गुजराती के पैरेलल है, तो यानी कि तेलुगु has to be here. Also he is parallel to Hindi in row 3, यानी कि हिंदी को हमारे यहाँ होना पड़ेगा. तो this option we can cut. एंड इसमें सेकेंड रो का इंग्लिश यहाँ आ गया. तो हमारे पास लैंग्वेजेस का सेटअप बन गया है. अब हमारे को
प्लेस करना है कि कौन सा पर्सन क्या लैंग्वेज बोलता है. B is the only one who speaks Gujarati and is diagonally opposite to A. Okay, तो B यहाँ पर है और इसका diagonally opposite to A है. तो diagonally opposite अगर A के है यानी कि this English person is A. इसका diagonally opposite हो गया. तो रो 2 का जो इंग्लिश बोलता है वो A है. तो फर्स्ट रूम में हमारे पास B मिल गया, H मिल गया. सेकेंड रो में हमारे पास सिर्फ अभी A मिला है, बाकी में कुछ नहीं मिला है. तो आगे देखते हैं. I is in the second row and D cannot speak English. Okay, coming back to other statements जो हमारी यहाँ पे थी. G speaks neither Hindi nor English and speaks only that language which is not spoken by any other student. लास्ट स्टेटमेंट पे एक बार आ जाता है कि रो 3 में F is on the X, so F would come here and he finds no difficulty to talk to E, so that means E has to be Telugu, so this person is E, right? Now we can see the statement is done. B is done, diagonally opposite to A, that is done. I is in the second row and D cannot speak English. So I is in the second row, A was there, A was there, so this has to be I, and D cannot speak English. Okay, we'll come to that. IDG. Okay, then coming to statement 5. G does not speak Hindi or English and speaks unique language. Okay, so G cannot be this Hindi English person, so G has to be the Marathi person. Now also D cannot speak English, so D has to speak Hindi. And here we are left with would be this English person in row 3. So we have this arrangement of BGH in first row, EIA in second row, DCF in last row. So with this we'll come to our question and solve them. First question is, who is standing in the middle of the row 3? So row 3 के middle में we have C here. Who is immediate neighbor of the one who speaks English in row 2? रो 2 में इंग्लिश ए स्पीक करता है, उसका इमीडिएट नेबर इज आई. हु इज नॉट स्टैंडिंग इन रो 2? तो ई आई एंड ए आर स्टैंडिंग, तो ई आई एंड ए आर स्टैंडिंग एंड सी इज नॉट. हु डज नॉट स्पीक इंग्लिश? इंग्लिश स्पीक करने वाले हमारे पास है एच ए एंड सी, एच ए एंड सी, तो डी इज रॉन्ग आंसर. This set I think must be the easiest set of this entire paper. There's simple time arrangement, time sequencing question. So there are 5 vehicles, different type, and their servicing is happening at different timing in a single day. So their duration of their servicing also might be different and it may not be different. So total duration of the servicing हमको पता है इसमें कि 11 hours है. And we have 5 vehicles and 11 hours to be serviced. There is no gap between the servicing time of all the vehicle. Duration of servicing either a full hour or half an hour. So it will be either 1 hour or 1.5 hour or half hour, 2.5 hour. तो but not in 1/3 or 1/4. तो यही टाइम रहेगा सर्विसिंग का, 1 घंटा 1.5 घंटा इस तरह से. तो पहले स्टेटमेंट में आते हैं, द वैन वॉज सर्विस्ड इन द गैराज फ्रॉम 12:30 to 3 PM. स्टार्ट करते हैं, कहीं पर हम लिख लेते हैं वैन और उसका सर्विसिंग टाइम लिख लेते हैं उसके नीचे 12:30 से 3.
तो इसको टोटल टाइम लगा हमारा 2.5 आवर्स सर्विस करने में। Jeep was taken for servicing immediately after the van. So Jeep would be immediately after the van, and it will start from 3 to some time. Servicing hour of Jeep in the garage is 3 hours. 3 to 6 Jeep की सर्विसिंग हुई, 3 hours उसको लगे। Duration of servicing of truck is more than the duration of servicing of bike in the garage by 1 hour. तो ट्रक की सर्विसिंग we know is bike plus 1. Truck was serviced just after the servicing of bike. तो ऑर्डर भी हमारे को पता चल गया, बाइक के जस्ट बाद ट्रक सर्विस हो रहा है। The truck was not serviced at the last. ट्रक लेकिन जीप के बाद सर्विस नहीं होगा। तो लास्ट में नहीं है तो इट विल बी लाइक इधर। तो इसके थोड़े से ऑप्शन बनते हैं, या तो बस बाइक एंड ट्रक देन बस हो जाएगा, या बाइक एंड ट्रक देन बस इधर हो जाएगा शुरू में, या फिर बस देन बाइक देन ट्रक। तो इस तरह से कुछ भी हो सकता है। तो उससे पहले हम देख लेते हैं, कोई नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं, उसके बाद बस एंड ट्रक की बात करते हैं, सॉरी बाइक एंड ट्रक की बात। तो बस वॉज सर्विस इन द गैराज बिफोर व्हेन बट नॉट इमीडिएटली बिफोर। तो बाइक एंड ट्रक एक साथ है, बस वैन से पहले होगी, नॉट इमीडिएटली बिफोर व्हेन, तो बस हैज टू बी द फर्स्ट वन। उसके बाद आपका बाइक सर्विस होगा, देन आपका ट्रक सर्विस होगा। ठीक है। द ड्यूरेशन ऑफ सर्विसिंग ऑफ द बस इज 1.5 आवर। तो 1.5 आवर ये है, 2.5 ये है, 3 आवर्स जीप है। तो 3 4 3 7 आवर्स इन तीनों ने ले लिए, टोटल बचे 11 में से 4 आवर्स। 4 आवर्स में बाइक और ट्रक हमारा सर्विस होना है। तो 4 आवर्स में से वी नो की जो ट्रक है, तो ट्रक प्लस बी बाइक की जो सर्विसिंग है दैट इज 4 आवर्स, एंड बाइक इज t-1, t प्लस t-1 इक्वल टू 4, 2t इक्वल टू 3। तो ट्रक का जो सर्विसिंग टाइम हमारा आ गया 1.5 आवर्स। ट्रक का 1.5 है, तो बाइक का हमारा हाफ एन आवर, सॉरी ट्रक वुड बी 4 + 1 5 है, तो इट विल बी 2.5 आवर्स। ट्रक 2.5 आवर्स है, तो हमारे पास बाइक की सर्विसिंग के लिए 1.5 आवर बचता है। ठीक है। अब इसका टाइम हम इस तरह से अरेंज कर देते हैं। 12:30 पे अगर ये फिनिश हो रहा है तो ट्रक की सर्विसिंग शुड स्टार्ट एट 10 o'clock। ना बाइक की 10 o'clock ख़त्म हो रही है, तो 8:30 पे स्टार्ट होनी चाहिए। सिमिलरली बस की अगर 8:30 ख़त्म हो रही है तो 7 o'clock स्टार्ट हो जानी चाहिए। ठीक है। तो हमारे को सबका टाइम पता चल गया, सीक्वेंसिंग पता चल गई। इसके बेसिस पे हम 3 इजी जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है विच वॉज सर्विस फ्रॉम 3 to 6 PM, दैट इज जीप। Which was serviced just after bus is bike. Duration of the bike servicing, it is 1.5 hours. So this again is circular sitting problem. Here the shape is triangle of the table, but this question is relatively easy than other sitting problem which has appeared in this question paper. So we see 6 people are sitting in a triangular table but not necessarily in the same order. So we'll make 2 triangles to solve our question. Three of them sit at the corner of the table and 3 of them sit in the middle of the corner. Some of them are facing inside and some of them are facing outside. So this is the only tricky part in this question कि कुछ inside face कर रहे हैं, कुछ outside। और 3
सेंटर में बैठे हैं, 3 कॉर्नर्स पे बैठे हैं, तो टोटल 6 लोगों को ऐसे बिठा दिया गया है इस टेबल पे। ठीक है, नॉट मोर देन 2 पर्सन सिट एडजेसेंट टू ईच अदर हु आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो मैक्सिमम 2 लोग जो एक साथ बैठे होंगे वो एक डायरेक्शन फेस करेंगे, तो ईदर डायरेक्शन वुड बी लाइक दिस और इट कुड बी, इट हैज टू बी लाइक दिस। तो 2 से ज़्यादा पर्सन एक डायरेक्शन में फेस नहीं करेंगे। 2 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड पी। तो हम सबसे पहले आर एंड पी में से एक को बिठा लेते हैं और उनके बीच में 2 लोगों को बिठा लेते हैं। तो 2 पर्सन बीच में है, यानी कि ऑपोजिट है एक दूसरे के, राइट। और पी को इस तरह से हमने बिठा दिया। पी फेसेस इनसाइड, पी की हमारे डायरेक्शन पता चल गया। एस सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ आर। ठीक है, अब इसमें आर का हमारे को डायरेक्शन नहीं पता है, तो हम इसमें 2 ऑप्शंस में अज्यूम कर लेते हैं। इसमें मान लेते हैं कि आर इज फेसिंग इनसाइड और इसमें मान लेते हैं कि आर इज फेसिंग आउटसाइड। तो एस सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ आर, तो इसमें जो है एस की पोजीशन ये हो जाएगी टू द राइट और इसमें क्लॉकवाइज हो जाएगी दिस टू द राइट। एल फेसेस द ऑपोजिट डायरेक्शन टू आर। ठीक है, तो आर और एल का जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट रहेगा। अगर आर ऐसे फेस कर रहा है तो एल ऐसे फेस करेगा और वाइस वर्सा। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एन एंड एस who does not sit at the corner of the table। तो एन और एस के बीच में एक ही पर्सन बैठेगा, तो इधर देखते हैं एस, इधर एन बैठेगा एक ही पर्सन, तो दैट इज पी सिटिंग बिटवीन देम एंड ही इज नॉट सिटिंग एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। तो पी इज नॉट सिटिंग एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। सिमिलरली इसमें एन और एस के बीच में यहीं पर एक पोजीशन मिलती है हमारे को। फिर एम एंड एन फेस द सेम डायरेक्शन एज पी, तो पी की तरह एम और एन का डायरेक्शन भी हो गया, इधर एन का ऐसे कर दिया, क्योंकि पी अंदर को फेस कर रहा है तो एन भी अंदर फेस करेगा। सिमिलरली एम भी इनसाइड फेस करेगा। ठीक है, और एक उसके बाद आ जाता है हमारे पास कि एम सेट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एल। ठीक है, तो हम एक पोजीशन एल को देंगे और एक एम को देंगे और देखते हैं वो किस तरह से एम जो है सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एल बैठेगा। तो सपोज एल इधर है, ओके। हाँ, एक चीज़ और, इसमें 2 लोगों ने एक साथ ऐसे फेस किया है अंदर को, तो ये जो डायरेक्शन है इसका, दिस हैज टू बी आउटसाइड। सिमिलरली इसका डायरेक्शन आउटसाइड। ठीक है, और इस केस में भी इसका फेस आउटसाइड और इधर का फेस आउटसाइड आना चाहिए। ठीक, तो हम मानते हैं सपोज एल यहाँ बैठा है, तो उसका सेकंड लेफ्ट एम यहाँ हो गया। ठीक है ना, और तो इसमें फर्स्ट वाले जो ऑप्शन है हमारे पास, इसमें यहाँ पर एम नहीं बैठ सकता क्योंकि इसमें जो है फेसिंग आउटसाइड है, लेकिन एम का फेस इनसाइड होना चाहिए। तो दिस अगर एल है तो ये एम की पोजीशन बन रही है हमारी और एम अंदर को फेस कर रहा है इधर। इस वाले केस में भी यहाँ पर एम नहीं हो सकता, तो यहाँ पर एम होना चाहिए और यहाँ पे एल होना चाहिए। लेकिन इस अगर एल को हम यहाँ रखते हैं इस सेकेंड ऑप्शन में, तो इसका जो सेकेंड लेफ्ट है दिस इज ऑक्यूपाइड बाय पी, तो एम की पोजीशन यहाँ नहीं आ सकती। तो दिस ऑप्शन कैन बी cleared out. We are left with just one option, this
इसमें सबकी पोजीशन आ गई है. वी कैन सी दैट नॉट मोर देन 2 पर्सन्स आर फेसिंग सेम डायरेक्शन. एन और पी इसमें फेस कर रहे हैं सेम डायरेक्शन. इसमें आर और एम फेस कर रहे हैं सेम डायरेक्शन, बट नॉट मोर देन 2. तो दिस वे वी हैव सॉल्व. और इसके जो 3 क्वेश्चन है उसको हम इसके थ्रू सॉल्व कर लेते हैं. Coming to questions, 4 of the following 5 are alike in certain way and hence form a group, which is the one that does not belong to that group. So we see R facing inside, M facing inside, N facing inside, P facing inside, but L is facing outside. So this is odd one out. Who among the following sits second to the right of the one who sits third to the left of N? तो third to the left of N जो है वो है M, और second to the right of the one right of this will be P. P is its answer. How many persons sit between S and N when counted from the right of N? तो right of N is here. तो S और N के बीच में L, R and M है, तो 3 लोग हैं. इसका आंसर हो गया 3. Okay. Now coming to a very confusing set of coding question. So we see that words make sentences meaningful. This is one sentence which has been coded into 4 codes. Rain stops every week. Again we have 4 codes here. Eagerly receives cash, 3 codes. Really prepares tasty food, 4 codes. So one thing is clear, that for each word there is one code. Now we have to find what is the code for each word and how it has been coded. उसको फिर then decode करेंगे and आगे के questions में हम use करेंगे. तो एक और चीज़ अब languages में ये होता है कि languages are not exact translation. Similarly coding is also not exactly code. like जरूरी नहीं है कि words का code $8 हो. It could be second, it could be third, it could be fourth. So there would be some rule which it would be following. तो वो rule हमारे को find करना है, उसका code find करना है, उसको decode करना है. तो आते हैं, अब देखते हैं इसमें 3 चीज़ें हैं. One is number, one is symbol, one is letter. Okay, then coming to the dollar sign, जो हमारा symbol है. We can see these symbols are common. यहाँ 2 डॉलर है, तो हाउ कुड दैट डॉलर बी सेम हियर? इन चारों सेंटेंसेस में क्या चीज सेम है? हम देखते हैं कि इसमें वर्ड्स मेक सेंटेंसेस मीनिंगफुल में इसका फर्स्ट लेटर जो एम है और इसका एम है, तो दीज आर सिमिलर. सिमिलरली सेकंड इस पे आ जाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क हियर एंड एक्सक्लेमेशन मार्क हियर. इन दोनों सेंटेंसेस में क्या चीज़ कॉमन है? वर्ड्स मेक सेंटेंसेस मीनिंगफुल, ट्रेन स्टॉप्स एवरी वीक. तो वी सी एक जो इसमें फर्स्ट लेटर इसका W, दैट इज कॉमन. देन स्टॉप्स का इधर इज कॉमन. तो 2 चीज़ें इसमें भी कॉमन है, एक तो एक्सक्लेमेशन मार्क एंड एक हैश. सो वी आर कमिंग टू सम कंफ्यूजन हियर. देन वी सी जो इसका this symbol are here. इन दोनों सेंटेंसेस में क्या कॉमन है? eagerly. Then receive is also common with rain. और कुछ कॉमन है? हाँ, इधर ये एक चीज कॉमन थी. Then plus sign is also common in these two. But we see this percentage marks is not coming. जो percentage mark है वो इन दोनों में आ रहा है. तो यानी कि इसका जो फर्स्ट लेटर है वो इसके किसी के वर्ड के फर्स्ट लेटर से मैच होगा. इससे हमारे को एक रिलेशनशिप सा मिल रहा है. देन दिस एप्सिलॉन जो हमारे पास कहीं नहीं है, एट द रेट भी कहीं नहीं है, राइट? ओके, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं. नाउ वी हैव फाइंड कि जो हमारे सिंबल्स हैं वो किसी लेटर को सिंबलाइज करते हैं. तो डॉलर जैसे था, इट सिंबलाइजेस
M, right? So this dollar coming from this word make, and meaningful से ये वर्ड बन रहा है. तो हाउ इज दिस पॉसिबल? नाउ लेट्स काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स. मेक में 4 है, इधर 8 लिखा है. मीनिंगफुल में 10 है, यहाँ 14 लिखा है. तो दैट मीन्स जो फर्स्ट लेटर है इन दोनों का, दैट इज नंबर ऑफ डिजिट्स प्लस 4, राइट? ये चीज़ हम बाकी में देख लेते हैं. लेकिन वी सी यहाँ पे 2 हो गया है, यहाँ पे तो 5 था. दिस इज नॉट प्लस 4. सिमिलरली इधर 9 है, यहाँ पे 6 हो गया. 9 से 6 एंड 5 से 2, दैट मीन्स यहाँ पे 3 डिजिट्स कम हो गई है, राइट? तो इसमें हो गया -3 किया है, इसमें भी -3 किया है ऑफ 9. बट इसमें माइनस क्यों किया है और इसमें प्लस क्यों किया है, थोड़ा सा और गहराई से देखते हैं. मेक 4 लेटर्स हैं, मीनिंगफुल 10 लेटर्स हैं. दैट मीन्स इवन में दे हैव एडेड 4, राइट? तो विल राइट इट हियर, इवन डिजिट्स में +4, और अगर ऑड है तो -3. विल चेक कि सेम रूल आगे अप्लाई हो रहा है या नहीं. ठीक है, तो पहले हम सिंबल्स यहाँ लिख लेते हैं और उनका क्या मीनिंग है हम फाइंड कर लेंगे. डॉलर का M हो गया. इन दोनों में कॉमन है दिस एंड हैश. हैश हमारा 6 आया है 9 सेंटेंसेस से, तो स्टॉप्स शुड बी दिस, राइट? और स्टॉप्स में 5 माइनस 3 करके 2 आ गया है. तो दिस इज क्लियर कि ये माइनस करके आ रहा है. नाउ दिस इज अगेन 2, तो ये भी किसी को माइनस करके आया होगा. यहाँ पे एवरी में 5 है, उसी को 3 माइनस करेंगे तो ये आएगा. तो दिस इज एवरी, दिस इज एवरी, दिस इज स्टॉप्स. देन 8 4 से बनेगा, तो 4 वीक भी है, रेन भी है. तो विच वन इज व्हाट we'll have to find, but for time being we have found कि this is this, जो कॉमन है इन दोनों में. ओके, तो दोनों सेंटेंसेस में कॉमन W था, तो दिस इज W, बिकॉज ये 4+4 करके आ रहा है, राइट? तो 4+4 करके तो ये आ रहा है हमारा. और ऊपर जो W था 5 माइनस 3 करके आया था, दैट मीन्स दिस इज W. ठीक है, तो लास्ट बचा है इसमें हैश, विच विल बी आर S. So this is stops, this was every, this is week, this is rain, this is rain, then plus means R, this is R, and these are 3 3 8, right? So this has to be receive, starting with R. This is receives, then 12 again, 6 7, but these are 7, so this has to be eagerly. So epsilon means this symbol means E.
then we don't know what this word is, but we know it is either, this word will find कि this word is either 8-letter word, then 4 will be added, so it will be 8-letter word even, or if it is a odd तो then it will be 15-letter words जिसमें से 3 माइनस हो जाएगा. तो दो ऑप्शन है इसके, and it starts with R, sorry, starts with percentage we have to find, starts with, find out, don't worry. Okay, now coming to next, rarely. So R was plus, so plus has to be here, B has to be plus something, then 3 4 5 6, so it has to be 10 now, 6 plus 4 10 plus, and we have to find what this third thing symbolizes, so अभी हम find करते हैं. Then prepares tasty food, okay, ये हमारे को find करना है अभी, ये हम करते हैं. P T और F क्या सिंबल है वो नहीं पता. Now again go back, this $8 A was make में A कहाँ आ रहा है, यहाँ, to exclamation mark R was words में R कहाँ आ रहा है, यहाँ. 6 hash C, sentence C आ रहा है यहाँ. then meaningful में F was here. तो इन सब में कॉमन क्या है, if we see this R is third letter from right, A is third letter from right, C is third letter from right, F is third letter from right, so that means this letter tells us third letter from right. तो अब इसमें वापस आ जाते हैं, तो इसका थर्ड लेटर जो था R था, R है, we also see R third letter इसमें है, so this is prepares, right, and we will also count the number 3 4 5 6 7 8, 8 plus 4 is 12. okay, so we have found prepares, so percentage represents P. Then $2 third letter here is S in tasty, so this is tasty, also tasty is 5 letter, 5 minus 3 is 2, so this is right, so this means T. Then food is 4 letter, added to 4 is added, तो ये बन गया 8, और इसमें थर्ड लेटर is O, तो O is here, तो at the rate means F, so B would be rarely, तो rarely का third letter is E, so this will be E, 10 plus E. And now coming to this, जो हमारा A निकालता हमने, तो it will be either 8 letter or 15 letter, it will start with percentage, that will start with P, or third letter from right will be R. So we'll see. So coming to question number 1, what is the code for every motivated? तो इसको हम easily अब solve कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग. तो every में थर्ड लेटर इज E, तो उसको हम लास्ट में लिख देते हैं, तो लास्ट वाला वुड बी E, जो कि हमारा सिर्फ इसमें है एंड इधर है, ठीक है. उसके बाद फर्स्ट लेटर इज E, तो E का कोड था this which is here, which is not here. तो सिंपली हमने दो लेटर से ही, दो कोडिंग से ही इसको सॉल्व कर दिया, एंड इट इज B. अगर चेक करना चाहते हैं तो हम चेक कर सकते हैं कि 5 लेटर है, तो 5 minus 3 is 2. ओके, सिमिलरली मोटिवेटेड का थर्ड लास्ट इज T, तो हियर इट इज T. M is $,
and motivated is again 9-letter word. 9 minus 3 is 6. This is correct option. Now what will come in the blank A? Blank A का हमने देखा था कि it is either 8 lettered or 15 lettered. It starts with P. तो ऑप्शंस में देखते हैं P से सिर्फ एक स्टार्ट हो रहा है हमारा, and this is 8 lettered, and third last letter is R. तो prepare is the correct answer. What will come in the blank B? Blank B हमने solve कर लिया था, which was 10 plus E. हमारा ये सॉल्व हो गया इजीली. सिंपल क्वेश्चन जो डायरेक्शन क्वेश्चन है और इसमें कोडिंग डिकोडिंग यूज की है. तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा ईस्ट नॉर्थ होता है. तो इस तरह से हम एक रफ में लिख सकते हैं ताकि हमारे को इजी रहे. उसका जो हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, तो इसको हम राइट से स्टार्ट करना चाहिए, विच विल मेक इट कन्वीनियंट फॉर अस. तो v at the rate u means v is 23 मीटर ईस्ट ऑफ u. सबसे पहले u लिख लेते हैं. वैसे 23 मीटर ईस्ट जाते हैं तो यहाँ पर हमारा v है. t u से 20 मीटर साउथ है. देन s t से 23 मीटर ईस्ट है. देन r s से 15 मीटर नॉर्थ है. q r से 20 मीटर साउथ है. ये 15 है तो ये 5 हो गया. p q से 12 मीटर वेस्ट है. Now the question is, what is the distance between v and q? v and q का डिस्टेंस जो है was here and q is here. Total distance is 5 plus 15 plus ये जो gap है that is 5. So total distance is equal to 25 meters. तो डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है कि दो स्टेटमेंट दी गई है इसमें. तो इंडिविजुअल स्टेटमेंट से हम पता लगा पाते हैं. दोनों की स्टेटमेंट चाहिए हमारे को साथ में पता लगाने के लिए. तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन होता है और उसको हमको सॉल्व करना होता है. तो इस क्वेश्चन पे आते हैं, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं. द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चन टू स्टेटमेंट नंबर 1 and 2 given below. You have to decide whether the data provided in the statements are sufficient to answer the question. तो हमारे को जो क्वेश्चन है MNO PQR 6 लोग दे रखे हैं, उसमें हाईएस्ट सैलरी फाइंड करनी है. तो हम फर्स्ट स्टेटमेंट से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देन सेकंड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. देखते हैं इंडिविजुअली सॉल्व हो पाता है या नहीं. तो फर्स्ट स्टेटमेंट से हमारे को पता चलता है कि O got more salary than only 2 person. तो O has to be third last. उसके ऊपर 3 लोग और होंगे, राइट. N got more salary than M but not the highest. तो N की M से ज़्यादा है. ओके. एंड Q got more salary than only R. only R से Q की ज़्यादा है, तो यानी कि Q and R सेकेंड लास्ट होंगे. Now N got more salary than M but not the highest. हाईएस्ट नहीं है N, तो N इधर होगा और M इधर होगा. तो हाईएस्ट वाला हमारा जो बचा है पर्सन, दैट इज P. उसकी हाईएस्ट सैलरी है. तो स्टेटमेंट 1 से वी आर एबल टू सॉल्व इट.
नाउ स्टेटमेंट 2 से देखते हैं इंडिविजुअली कर पाएंगे या नहीं। तो M got less salary than only 2 persons, तो M की थर्ड रैंक है टॉप से, उसके नीचे 3 लोग और हो गया। Q got a higher salary than R but less than O, तो इसको एक बार हम साइड में लिख लेते हैं। Q got more salary than R but less than O. O got less salary than M. अब O Q R इस तरह से अरेंज होना है और M से नीचे O है, तो these are to be arranged like this only, ठीक है। N got less salary than P, तो P और N बचे यहाँ पे, तो we can find P. तो each statement individually is enough alone to solve it. तो C ऑप्शन जो इसका है, the data either in statement 1 alone or statement 2 alone is sufficient to answer the question as our correct answer. Coming to next question, this is pretty easy question. तो इसमें जाते हैं, तो इसमें 6 persons हैं जो इनके डिफरेंट मार्क्स हैं एग्जाम में, तो उनका मार्क्स का हमारे को अरेंजमेंट करना है कि किस तरह से अरेंज करना है और उसके बेसिस पे हमारे को क्वेश्चन सॉल्व करना है। C got more marks than D but less than B, तो हम इसको सिंपली लिख देते हैं B, C and D, इनके बीच में कुछ लोग हो सकते हैं। E got more marks than F, E got more marks than F and F got the least marks among them. तो अगर हम एक लिस्ट अरेंज करते हैं 6 लोगों की, तो F is here. The one who got the highest mark got 400 marks. Top में is 400. The one who got the least mark got 60. तो F को 60 marks मिले हैं. The one who got the highest mark, his position in the list is number 1. The one who got the least mark, his position in the list is number 6. Okay, no problem. If A got 400 marks, so this is our A, and E's position in the list is second last. E is here. So B, C, D would be here only. Okay, इस तरह से arrange होना है. And the person who got last 3 positions in the list, their average mark is 95. तो इन तीनों का average is 95. That means इन तीनों का total is 95 into 3. What will be the total marks of D and E together? तो D and E का जो together होगा marks, तो that will be this minus 60. That will be 270, 285 minus 60 equal to 225. So C is our answer here. So that was LR section from SBI PO Mains 2019. Hope this video has helped you a lot. For more such videos, please subscribe. Thank you.